मेरा नाम है कमलेश कुमार मुंशी। हाँ, और अभी आप कितने साल के हैं? मैं इस समय एज पर सर्टिफिकेट मैं 72 ईयर्स का हूँ, अदरवाइज मैं 70 ईयर्स का हूँ। उस समय जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे उनको शौक था कि बच्चे जल्दी जल्दी स्कूल जाएं, वो डेट ऑफ बर्थ में वो थोड़ा सा बढ़ाते थे। तो इसलिए मेरा रिकॉर्डेड जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 52 का और असली जो है वो है 54 का। तो आप कश्मीर में किस जगह पैदा हुए थे? मैं कश्मीर में पैदा हुआ था, उसको हम बोल देते हैं डाउन टाउन श्रीनगर कश्मीर। प्रॉपर श्रीनगर जो है वहां पर एक एरिया है जिसको हम डाउन टाउन बोलते थे। उस एरिया का नाम था बुदगेर आली कदल। अच्छा। मैं वो पैदा हुआ था घर में ही, हॉस्पिटल में नहीं। अच्छा। जो कि मैंने सुना है, घर में ही पैदा हुआ था। हाँ। तो बुदगेर आली कदल उस जगह का नाम था। और क्या आपका परिवार बड़ा था या बस मतलब आपके माता पिता? हमारी 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 जॉइंट फैमिली थी जिसमें रहते थे मेरे ग्रैंडफादर, फिर मेरी ग्रैंड मदर, फिर मेरे पेरेंट्स और मेरे साथ थे फिर मेरे 2 ब्रदर्स और 2 सिस्टर्स। उस हिसाब से उस समय बड़ा था, फिर धीरे धीरे वो कम होता चला गया। हाँ। तो अब इस समय मैं अकेला रह रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरी वाइफ जो है शी पास्ड अवे इन 21। फिर पिताजी भी, वो भी 21, 3-4 दिन का उनका अंतर रहा आपस में। बाकी जो ब्रदर्स हैं सिस्टर्स हैं वो मैरिड हैं, सेटल्ड है अपने अपनी जगह। एंड आई हैव 2 डॉटर्स, बोथ आर सेटल्ड। एक बॉम्बे में है, एक बेंगलोर में है। तो जब आप कश्मीर में रहते थे तो आपका परिवार क्या करता था? लाइक हमारे परिवार में ज्यादातर जो हम कश्मीरी हिंदू परिवार थे वो ज्यादातर सर्विस करते थे, एम्प्लॉइज थे। या तो वो बैंक्स में जॉब करते थे या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, इंश्योरेंस में, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स डिपार्टमेंट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। हार्डली 5% जो थे कश्मीरी हिंदूज, दे वर इन्वॉल्वड इन बिजनेस एक्टिविटीज। तो मेरा परिवार भी जो था, मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब करते थे, मैं भी, मेरा ब्रदर भी इस तरह। तो आप क्या काम, लाइक आपका क्या काम था गवर्नमेंट में? I was working in Ministry of Textiles as carpet training officer in Office of the Development Commission Handicrafts. अच्छा। यूनियन मिनिस्ट्री जो टेक्सटाइल्स की है उसमें मैं सर्विस करता था और मैं रिटायर हो गया 2012 में। ओह अच्छा। तो जैसे कश्मीर में जहाँ जिस जगह आप रहते थे और जैसे मतलब वहाँ का मतलब आप उसको थोड़ा मतलब मुझे थोड़ा और बता सकते हो उस जगह के बारे में? मतलब लोग कैसे थे? उस जगह के बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि वो काफी मशहूर है एज डाउन टाउन श्रीनगर। प्रो पाक एलिमेंट वहां पर हमेशा एक्टिव था। जब से हम पैदा हो गए वहां पर प्रो पाक एलिमेंट जो था काफी एक्टिव था, राइट फ्रॉम डे 1। तो ये सिर्फ जो प्रॉपर लाल चौक है वहां पर श्रीनगर में, उस लाल चौक से सिर्फ 4-4.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर था, बस 4-5 किलोमीटर दूर था। अच्छा। हार्डली। तो बाकी डेवलप्ड एरिया था सारा। और डोमिनेंस थी ज्यादा मुस्लिम्स की, पॉपुलेशन मुस्लिम्स की ज्यादा थी। समझ लीजिए आप जैसा 97-98% जो थे वो मुस्लिम्स थे वहां पर जो रहते थे और एरिया में। मगर प्रायर टू टेररिज्म हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई वहां रहने में मुस्लिम्स के साथ। टू लव, रेस्पेक्ट, हेल्प ईच अदर। मुस्लिम्स और हिंदूज में भाईचारा वहां बहुत अच्छा था टेररिज्म से पहले। सारे हालात वहां बिगाड़ दिए। कश्मीर जो जन्नत था उसको नरक बना दिया टेररिज्म ने। तो बाकी एरिया वाइज वो ठीक था, नॉर्मल, कुछ खास नहीं था ऐसा। वो कोई वो हेल्थ रिजॉर्ट नहीं था, सिंपल ही। हाँ। तो मतलब आप स्कूल भी गए थे कश्मीर में, तो आप कौन से स्कूल में गए थे और मतलब आपका स्कूल का जीवन कैसा था? मैं जो स्कूल का जीवन था वो बिल्कुल अपने ही मोहल्ले में था। मतलब घर से समझ लीजिए आप 100 मीटर दूर। ओह अच्छा। प्राइमरी स्कूल तो पास में उसके बाद फिर 6th या 7th क्लास में मैं गया फिर 4-5 किलोमीटर दूर
जिसका नाम था CMS टिंडल बिस्को मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल। ओ, मेरे दादू भी उधर जाते थे। वो वहाँ क्या करते थे, पढ़ते थे वहाँ पर? हाँ, वो उधर ही पढ़ते थे। अच्छा अच्छा, फर्स्ट क्लास। उसके बाद फिर मेरे पिताजी की ट्रांसफर होगी श्रीनगर से दूर, तकरीबन 55-56 किलोमीटर, बारामूला उसका नाम था। फिर वहां पर मैं पढ़ता था सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल में। अच्छा। और 1 साल मैंने कॉलेज लाइफ भी बारामूला में ही बिताई। अच्छा। उसके बाद फिर वापस ट्रांसफर हो गई पिताजी की श्रीनगर, तो वहां मैं गांधी मेमोरियल कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा। और फिर जब आपको कश्मीर छोड़ना पड़ा तो आप कितने साल के थे? जब मुझे कश्मीर छोड़ना पड़ा तो उस समय मैं 36 इयर्स का था। हम 90 में यहाँ आ गए। तो आपको आपको उस समय याद है, आपको वो दिन याद है, और उसके उसके आगे पीछे कुछ दिन कैसा था, और आपको कैसे समझ आया कि अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं रहेगा और बहुत अनसेफ हो गया है? गुड गुड। देखिए ऐसा है, वहां पर हालात इक्का दुक्का वारदात तो होते रहते थे हमेशा, जब से हमने वहां पर वो संभाला। मगर फिर असली हालात खराब हो गए 1989 से। 1989 में हमें वो फीलिंग एक डेवलप हो गई कि अब हमारे लिए ये जगह महफूज नहीं है। तो फिर 90 जनवरी में हालात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए, जबकि गवर्नर उस समय जगमोहन जो थे उनका ऑर्डर निकाला गया एज गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने स्वेरिंग सेरेमनी उनकी हो गई एज गवर्नर जम्मू में 19 जनवरी को। उस रात वो रात जो थी वो काफी भयानक रात थी। सभी मॉस्क्स में थ्रू आउट द वैली, सभी मॉस्क्स में स्लोगन शाउटिंग हो गई, नारेबाजी जबरदस्त हो गई। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीरी हिंदू भाग जाओ, फीमेल्स को यहाँ छोड़ो, मेल्स को भाग जाओ, मेल्स को भागो नहीं तो हम मारेंगे। वो ये काफी बहुत कुछ उन्होंने बका पूरी रात। वो 19 जनवरी जो कि मेरे ख्याल में कोई भी कश्मीरी हिंदू भूलेगा नहीं, जो उस समय बालिग था। अब जो छोटे बच्चे हैं उनको तो याद नहीं है, लेकिन हम जैसे लोग उस भयानक रात को भूल नहीं सकते हैं। उसी समय हमने सोचा कि हमें अब इमीडिएटली यहाँ से भाग जाना चाहिए किसी खास जगह पे, महफूज जगह पे। तो हम क्योंकि डाउनटाउन में रहते थे, हमने वहां से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर हम चले गए, जिस जगह का नाम था करानगर। तो करानगर में हम रहे तकरीबन 1 महीना। उसके बाद हम गए इंदिरा नगर, वो भी 2 किलोमीटर दूर, कैंटोनमेंट एरिया था। अच्छा। वहां हम रहे तकरीबन अप्रैल तक। तो अप्रैल के बाद हमने फिर माइग्रेट किया दिल्ली सीधा, अप्रैल 1990 में। फीलिंग जो है डेवलप हो गई वहां से भागने की 1989 जून के बाद। वो फीलिंग वो बढ़ती गई, फिर नहीं अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, जाना चाहिए। 90 में उससे जोर पकड़ा और 90 में लोग मास जो एक्सोडस हुआ वो हुआ दिसंबर 89 और 90 में। इन 5-6 महीनों में मास एक्सोडस हुआ, वहां पर माइग्रेशन हो गई काफी लार्ज स्केल पे। तो कई लोग ऐसे थे जिनके हाथ कुछ भी सामान नहीं लगा, बस अपनी जान बचा के निकल गए वो। अच्छा, तो आप किस साल में निकले थे? 1990 में ही? हाँ, हम 1990 में निकले। रादर मैक्सिमम कश्मीरी हिंदू निकल गए वहाँ 1990 में ही। अच्छा, तो जब आप गए वहाँ से तो आपको वो वहाँ अपने घर को छोड़ना, उस जगह को छोड़ने से आपके परिवार और आपको क्या असर पड़ा उस पे? काम पर असर, अपने खुद के ऊपर असर, क्या क्या? मेरा जो जॉब था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब था। मेरा हेड ऑफिस दिल्ली में था, इसलिए मुझ जैसे एम्प्लॉय ने अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट किया दिल्ली में। मेरे पिताजी को वहाँ कुछ महीने रहना पड़ा, उनका रिटायरमेंट होने वाला था 90 में ही। अच्छा। वाइफ वहां पर सर्विस करती थी प्राइवेट स्कूल में, उसको जॉब छोड़ना पड़ा। बच्चे वहां पर स्कूल में पढ़ते थे। इसी तरह मेरा ब्रदर जो था वो स्टेट बैंक में सर्विस करता था, वो ही स्टेट देयर ओनली, वो निकला नहीं उस समय, वो वहीं बैठ गया। अच्छा।
एक और ब्रदर था मेरा, वो चला गया, वो था ही वाज वर्किंग इन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, तो वो भी वहां से निकल गया। तो फाइनली जब हम यहाँ पहुंचे दिल्ली, मेरा परिवार जब दिल्ली पहुंचा तो काफी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफी हो गई, हमें जीरो से यहाँ स्टार्ट करना पड़ा। हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई सामान नहीं था, कुछ नहीं था। अकोमोडेशन यहाँ पर हम रेंटेड अकोमोडेशन में रहने लगे। वहाँ अच्छी खासी जगह थी कश्मीर में, लेकिन यहाँ पर 2-3 कमरों में गुजारा करना पड़ा। इस तरह से वो पहला साल जो बीता वो काफी मुश्किल था। तो एम्प्लॉय होने के कारण फिर हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारे एडजस्टमेंट हो गए यहाँ पर दफ्तरों में, तो सैलरी वगैरह मिलती गई और बस हालात बीतते गए। इसी तरह से धीरे 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 आगे बढ़ते गए। लेकिन पहले 1-2 साल जो थे वो बहुत मुश्किल रहे हर किसी के लिए। और जैसे कश्मीर के बारे में आपको क्या क्या मतलब याद आता है, और आपको सबसे ज्यादा आप क्या मिस करते हो कश्मीर के बारे में? सबसे ज्यादा मैं इस समय मिस करता हूँ, मैं वहाँ हर संडे को जाता था शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य टेम्पल एक पहाड़ी पे वहां पर था, आप गए हो वहाँ? हाँ हाँ। तो शंकराचार्य टेम्पल आपको याद होगा शायद। हाँ। मैं संडे को जाता था वहाँ, हर संडे को, वो मैं मिस करता हूँ। अच्छा, हर साल मैं जाता था वहाँ ट्रैकिंग करने के लिए, कहीं भी जाते थे, अमरनाथ जी की गुफा जाते थे, या शिमथन गुफा जाते थे, या महादेव जाते थे, और था वो क्या था उसका नाम जो कि श्रीनगर से बिल्कुल नजदीक था, हरीश्वर जाते थे, ट्रैकिंग वगैरह हर साल करते थे। ये चीजें हम मिस करते हैं। और जो वहां पर वो फिर सीनिक ब्यूटी है वो तो हम हमेशा मिस करेंगे, क्योंकि वहाँ जो सीनिक ब्यूटी है, खासकर फ्रॉम पहलगाम टू अमरनाथ जी होली के, हाँ। वो सीनिक ब्यूटी मेरे ख्याल में दुनिया भर में कहीं नहीं होगी। हाँ। वो चीजें हम मिस करते हैं। तो फिर बाकी भी वहां पर हेल्थ रिजॉर्ट बहुत अच्छे हैं, काफी सुंदर जगह हैं जो हम मिस करते हैं। और जैसे जब आपको जाना पड़ा वहाँ से और अब आप दिल्ली में हैं, तो जैसे कश्मीर में मतलब एक पूरी कश्मीरी पंडित की कम्युनिटी थी, मतलब सब बहुत लोग एक दूसरे को जानते थे, बहुत लोग साथ में भी थे, तो जो भी लाइक परंपराएं थे, जो भी फेस्टिवल्स थे वो हम एक साथ ही मनाते थे। पर अब क्योंकि कोई मतलब दिल्ली में, कोई जम्मू में, कोई बैंगलोर में, कोई मतलब इंडिया के बाहर है, तो आपको कैसे लगता है मतलब हमारे जो फेस्टिवल्स है और हमारी जो भाषा ट्रेडिशंस है उस पे मतलब माइग्रेशन और एक्सोडस के कारण क्या क्या बुरे प्रभाव पड़े हैं? देखिए, जो 4 वहां पर था फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का, वो तो यहाँ हमें मिला नहीं। अभी मैं बताता हूँ आपको, जैसे हमारा शिवरात्रि का फेस्टिवल, लार्जेस्ट फेस्टिवल हम मनाते थे कश्मीर में शिवरात्रि, जैसे कि यहाँ पर हम मनाते हैं दिवाली। हाँ। तो शिवरात्रि के समय इवन मुस्लिम जो थे वो इन्वॉल्व होते थे, हमारे लिए वो ईटेबल्स वो करते थे अरेंज। अभी नदरू चाहिए था हमें उस समय, फिर नॉन वेज किसी को चाहिए था, किसी को पनीर चाहिए था, वो सारा अरेंजमेंट करते थे। मतलब मुस्लिम्स को भी पता चल रहा था शिवरात्रि आने वाली है 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, ऐसा वहां पर माहौल था। इसी तरह ईद सेलिब्रेशन भी अच्छी तरह से हुआ करती, आपसी भाईचारा बहुत अच्छा था। तो सेलिब्रेट करने का, कोई भी फेस्टिवल वहां सेलिब्रेट करने का एक डिफरेंट चार्म था। अभी जन्माष्टमी, अब यहाँ कल जन्माष्टमी है, वहां पर हम निकालते थे, उसको बोलते थे वीर भगवान। वो झांकियां निकाली जाती थी पूरे श्रीनगर में, और गाँव में भी बहुत सारी जगहों पे झांकियां निकाली जाती थी, काफी मजा आता था। यहाँ पर तो ऐसा देखने को मिलता नहीं है झांकी वगैरह, यहाँ तो मंदिर में ही झांकी बनाते हैं। हाँ। इसी तरह से वहां बाकी भी फेस्टिवल से हरी पर्व ये मनाते थे, नवरे, जो नवरात्रि के पहले दिन था नवरे, उसको हम बोलते हैं, आपको भी मालूम होगा। उस समय हम हरी पर्वत जाते थे, हरी पर्वत का किला जो था वहां पर वो खोला जाता था, वहां सब लोग जाते थे, वहां खाते थे वो सिंगाड़े, काले काले सिंगाड़े, तो नदरवोज खाते थे, नदरवोज खाते थे, वो लुच खाते थे। अब लुच को मैं कैसे ट्रांसलेट करूँ, आई डोंट नो। वो तेल में बनाई जाती है रोटी। हाँ, पता है, मैंने खाई है।
तो ये सब इन फेस्टिवल्स में हम एंजॉय कर रहे थे, काफी मजा आता था, काफी रौनक हुआ करती और ज्यादातर अपनी कम्युनिटी के लोग हुआ करते, इसलिए ज्यादा मजा आता था। यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ तो आपको बाकी जो है हिंदू जिनके साथ सेलिब्रेट करना पड़ता है उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ट्रेडिशंस में फर्क पाए, कल्चर ट्रेडिशन जो थोड़ा सा डिफर करता है ना हर एक चीज, इन चीजों में फर्क पड़ता है। मतलब वो चार्म नहीं रहा, जो चार्म हुआ करता था वो चार्म नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो मजा नहीं। हाँ। और जैसे कि मतलब कश्मीर में मतलब सब कश्मीरी में बात करते थे, पर जब मतलब वहाँ से जाना पड़ा तो अब जो नई वाली जनरेशन है उनको अब मतलब कुछ लोगों को कश्मीरी समझ भी नहीं आती, लाइक कुछ लोगों को समझ आती है पर वो बोलते नहीं, और कुछ बच्चों को समझ भी नहीं आती। बड़ी बिटिया है, हाँ, कश्मीरी अंडरस्टैंड करती है और बोलती भी है, हाँ, थोड़ा सा बोलती है सब, लेकिन जो छोटी बिटिया है उसको गिनती तो बिल्कुल नहीं आती कश्मीरी में और बहुत सारे वर्ड्स वो समझती नहीं है। हाँ। अब धीरे धीरे सीखती है मगर उसमें वो नहीं है, मतलब जो बड़ी बिटिया में जो कश्मीरी वो भाषा की अंडरस्टैंडिंग है वो छोटी बिटिया में नहीं है। वो फर्क है, क्योंकि यहाँ कश्मीर से निकलने के बाद हमने कश्मीरी बोलना बहुत कम किया। हाँ। उसका कारण था वो स्कूलिंग की वजह से। हाँ। तो उस चीज में फर्क पड़ा। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। अब मेरी जो बड़ी बिटिया है वो समय अपनी छोटी अपनी बिटिया को जो कि अभी दूसरे साल में चल रही है, हाँ, उसको बोलते पढ़ो आख ज, वो बोलती है ज, फिर त्रे सो, और उसको इस तरह वो सिखा दी 20 तक उसे उसको पहुंचाया। तो जब मैं अब ये दोनों डॉटर्स का वो कश्मीरी भाषा सुनता ना, ये शब्द मजा आता है, हंसी आती है क्योंकि साफ नहीं बोल पाती है ना दोनों। बड़ी तो फिर भी कुछ बोलती है, छोटी तो बिल्कुल नहीं, वो बहुत गलतियां करती है कश्मीरी भाषा बोलने में। हाँ। चलता है। तो हाँ, वो तो फर्क पड़ ही गया, मतलब भाषा बोलने में फर्क पड़ता है। तो हाँ, तो आपको क्या लगता है कि हम मतलब अपनी भाषा को जारी रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हमें अपने बच्चों को इसी तरह से सिखाना चाहिए जैसे कि मेरी बिटिया ने स्टार्ट किया, वो उसको सिखाती रहती है आग हाँ। तो इसी तरह से एक एक शब्द सिखाती रहती है। हाँ। इस तरह से हम कर सकते हैं। हाँ। उसके अलावा इस समय मेरे ख्याल में वो प्राइमर्स भी मिलते हैं जिसमें ट्रांसलेटेड भी हैं शब्द हैं। हाँ। वो भी मिलते हैं। वो तो हमें इस वक्त थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी भाषा जो है बिल्कुल ही खत्म ना हो, उस पर हमें कोशिश करनी चाहिए। हाँ। तो बाकी जो पढ़ाई वगैरह में तो कहा वो आती नहीं है, तो वो कश्मीरी भाषा अब तो यहाँ पर या तो हिंदी भाषा है या अंग्रेजी भाषा है। हाँ। लेकिन फिर भी अपनी भाषा हमें छोड़नी नहीं चाहिए, हमें उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को हमें एक एक शब्द दो शब्द डेली तकरीबन समझाने चाहिए, सुनाने चाहिए। तो अब मैं आपको मेरा आखिरी सवाल पूछूंगी कि अभी भी क्या आपको कश्मीर वापस जाने की इच्छा है क्या, और मतलब अगर आप एक दिन वापस जा सकते हैं आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? कश्मीर मेरी मदरलैंड है, मुझे बहुत प्रेम है कश्मीर से, बहुत लगाव है कश्मीर से। जब हम शुरू में वहां से निकले 1990 में, तो पहले 2-4 साल जो थे मैं तकरीबन हर रात को सपने में जाता था कश्मीर, हर रात को तकरीबन, क्योंकि प्रेम है कश्मीर से, अपनी मदरलैंड है। रहा सवाल वहां जाने का, मेरे जो बच्चे हैं एक इस समय बेंगलोर में, एक बॉम्बे में। अब मैं कश्मीर जाके क्या करूं? मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं बच्चों के करीब रहूं। हाँ। इसलिए मेरा कश्मीर जाने का कोई फायदा है नहीं। हाँ। और मैं ऑलरेडी रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरा वहां जाने का बिल्कुल कोई मतलब है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मेरे जो उस समय फ्रेंड्स थे, साथी थे, रिलेशन जो थे वो तो सब निकल गए। अब जो बाकी फ्रेंड्स थे, साथी थे, उसमें जो मुस्लिम थे ज्यादातर, तो वो या तो रिटायर हो गए, कुछ लोग परलोक सार गए, कुछ लोगों ने शिफ्ट किया हमारी अपनी जगह से जहां हम रहते थे वहां से कहीं और चले गए, सब स्कैटर हो गए। हाँ। अब मेरा वहां जाने का कोई चार्म है नहीं, कोई मतलब है नहीं।
मेरे लिए ठीक है, जब एक हफ्ते के लिए जाओ, 10 दिन के लिए जाओ, 20 दिन के लिए जाओ, घूम के आओ वापस, बस। सेटल होने के लिए वहां पर मेरे ख्याल में कोई मतलब नहीं है मेरा वहां जाने का। तो ना तो वो लगाव है आप मुझे वहां जाने में, मुझे कोई दिलचस्पी है ही नहीं, क्योंकि वहां सब कुछ चेंज हो गया मेरे लिए। जिस माहौल में मैं पला हूँ वो माहौल मुझे वापस नहीं मिलेगा वहां पर। अब तो बस कश्मीर के लिए मैं एक गेस्ट हूँ, अपने आप को समझता हूँ। जाओ, घूम के आओ, 5-10 दिन बैठो, 10-20 दिन बैठो, जाओ हरी पर्वत जाओ, खीर भवानी मंदिर जाओ, पहलगाम जाओ, शंकर मंदिर जाओ, गुलमर्ग जाओ, सोनमर्ग जाओ, और खा पी के वापस आओ।